कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, कार्यक्रम में आज जिस विषय पर हम बातचीत करेंगे वो है पर्यावरण संरक्षण का महत्व। और इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजेश कुमार जी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी हैं बरेली कॉलेज बरेली में। साथ ही आप पर्यावरण एवं वन के जो संरक्षण के कार्य किए जाते हैं उससे भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। डॉक्टर राजेश कुमार जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पर्यावरण संरक्षण एक ऐसा विषय है, हम सभी जानते हैं इसके बारे में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी की वजह से लोग इसमें अपना पूरा सहयोग नहीं दे पा रहे हैं और हमारा जो पर्यावरण है वो निरंतर घटने की ओर जा रहा है। चाहे आप ऑक्सीजन की बात करें, वृक्षों की बात करें, तो आपसे अगर बात जानना चाहें कि पर्यावरण आखिर है क्या, इसकी परिभाषा क्या है? धन्यवाद मैडम जी। आज वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए, जो देश है और देश के लोग हैं वो बहुत तेजी से भौतिक विकास की ओर दौड़ते जा रहे हैं जी। अब बात करें अगर हम पर्यावरण की, तो पर्यावरण उतना ही आवश्यक है जितना कि जीवन। तो पर्यावरण का अर्थ है कि हमारे चारों तरफ जो वातावरण पाया जाता है वो पर्यावरण कहलाता है। उसमें जल, थल, नभ और जितना भी हमारा बाकी चीजें जो हमारी प्राकृतिक स्रोत हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आपने बताया कि लोग पर्यावरण से दूर जा रहे हैं जी। तो आजकल लोग जो हैं, देखा जाए कि चीजें जो जमीनी स्तर पे होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं। केवल जो हमारा देखा जाए सोशल मीडिया स्तर पर वहां दिखावा तो हो रहा है लेकिन जमीनी स्तर पे नहीं हो रही है। तो हम बात करें पर्यावरण की, पर्यावरण जो है हमारे जीवन का और पृथ्वी पर जो जीवन है उसका एक आवश्यक अंग है। बिना पर्यावरण के पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। अभी बहुत सारे क्षेत्रों में देखा गया है कि पर्यावरण का क्षरण हो रहा है और उस पर्यावरण के क्षरण के कारण जो है बहुत सारी कीमत जो मानव जाति उसको चुकानी पड़ रही है। जैसे कि अभी पिछले परिदृश्य में हमने देखा कि पूरी दुनिया में एक महामारी आई, तो वो महामारी जो आई थी वो कहीं ना कहीं पर्यावरण संतुलन के लिए जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न होती है, जिसके कारण जो है पर्यावरण के अलग अलग रूप हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे वर्तमान समय में बहुत तेजी से हमारे देश में और दुनिया में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और उस जनसंख्या की जो जरूरतें हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें जो प्राकृतिक संसाधन है वो एक निश्चित है, उनकी वृद्धि नहीं हो रही है। जैसे कि हमारा जल है, जमीन है, जंगल है, पहाड़ है और पर्यावरण से दूसरे जो सोर्स हैं वो बहुत तेजी से घट रहे हैं क्योंकि उनका हम दोहन करते चले जा रहे हैं, संरक्षण नहीं कर रहे हैं। जैसे हम सबसे बात पहले करें कि जल की बात करते हैं। पहले हमारा देश जो जैव विविधता का एक पूरे विश्व में एक स्थान रखता है, भारत, इसमें जो हमारे जैव विविधता के 12 सेंटर हैं पूरे दुनिया में, उसमें से 2 सेंटर हमारे भारत देश में भी पाए जाते हैं, पश्चिमी और पूर्वी घाट, जिसमें जैव विविधता में जंगल, वन, जीव जंतु और दूसरे नेचुरल रिसोर्स है जो उसके अंतर्गत आते हैं। अब वो जो हम बात कर रहे थे कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसकी वजह से तेजी से उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सबसे पहले जमीनें कम हो रही हैं, तेज शहरीकरण हो रहा है, तेजी से वन काटे जा रहे हैं, पानी और उनकी जरूरतों को एग्रीकल्चर में अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिसमें कि पानी का भी बहुत तेजी से दोहन हो रहा है। पानी का दोहन केवल मानव जाति के साथ साथ जो हमारी कृषि क्षेत्र उसमें भी तेजी से होता है। बहुत सारे औद्योगिक इकाइयां हैं, उनमें भी पानी का बहुत सारा यूज होता है और जो पानी का इन सब क्षेत्रों में यूज होता है वो हमारा स्वच्छ जल है, जो पीने का पानी होता है, उसका हम प्रयोग करते हैं, बड़ी मात्रा में है। अब उसका दूसरा पहलू कि बड़ी मात्रा में उसका हम प्रयोग करते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे हमारे जल स्रोत जो है वो सूखते चले जा रहे हैं। और आसपास हम देखें, जो हम जहां रहते हैं, जिस भी एरिया में रहते हैं, पूरे देश में कई प्रदेशों में जल स्तर और जल की बहुत बड़ी समस्या गर्मी के समय में उत्पन्न होती है, जो हमें
दिखाई देती है। जी डॉक्टर राजेश कुमार जी, आपने एकदम बिल्कुल सही बात कही कि हमारा जो पर्यावरण है वो जुड़ चुका है संरक्षण शब्द के साथ में, और इसीलिए आज के खासतौर पर इस आधुनिक युग की हम बात करें तो पर्यावरण के संरक्षण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, चाहे वो जल का संरक्षण हो, वायु का संरक्षण हो, या फिर किसी और प्रकार से हो, वृक्षों का संरक्षण हो, क्योंकि इन सभी के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। इसीलिए अगर बात करें वायु प्रदूषण की, तो हम किस तरह से इस जो समाज में ये फैल रहा है लगातार, हमारा एनवायरनमेंट है जो दूषित हो रहा है, किस तरह से हम खुद को बचा सकते हैं वायु प्रदूषण से? तो पर्यावरण संरक्षण से हम बात करना चाहते हैं तो पर्यावरण संरक्षण का मतलब है कि जो प्रकृति से हमें चीजें मिलती हैं जी, जो अमूल्य हैं, जिनका हमें प्रत्यक्ष रूप से कोई मूल्य चुकाना नहीं पड़ता है, जी, तो उसमें पहला हमारा जल है, दूसरा वायु है, जी, और तीसरा हमारा मिट्टी है, जिसमें से बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं। तो पर्यावरण तो एक बहुत विस्तृत शब्द है और इन सबको संरक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण के बिना जीवन संभव नहीं है। तो अगर हम बात करें वायु प्रदूषण की, तो जैसा हमने कि बताया कि देश में जो हमारी पृथ्वी है, जो बेसिकली जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, वो जितनी बनी थी उतनी ही है और जनसंख्या उसकी तरफ बढ़ती चली जा रही है। उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो हमारा वन क्षेत्र था वो कम हो रहा है, एग्रीकल्चर लैंड भी थोड़ी सी कम होती चली जा रही है, और जिससे भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर जो हमारा कृषि क्षेत्र उस पर बहुत भार है। तो बहुत समय देखा जाता है कि उन सब चीजों से, क्योंकि पहले हमारा देश था कृषि प्रधान देश था, तो उससे हमारी देश की सभी आवश्यकता पूरी नहीं हो रही थी। फिर देश का हमारा आजादी के बाद ही औद्योगिकीकरण शुरू हुआ था। औद्योगिकीकरण के साथ साथ तेजी से औद्योगिकीकरण हुआ, शहरीकरण हुआ, लेकिन जो हमारा ध्यान था इन सबके विकास के साथ साथ उतनी तेजी से हम पर्यावरण को समांतर जो है विकसित नहीं कर पाए, जिससे हमारा जो वातावरण था बहुत दूषित हो रहा है इस समय। और देखा जाए कि जो विश्व में जो पर्यावरण जो दूषित देश हैं उसमें हमारा भी एक स्थान आता है, और हमारे देश के जो मेट्रो सिटी हैं, बड़े महानगर क्षेत्रीय हैं, जैसे दिल्ली है, और मुंबई है, चेन्नई है, बेंगलोर है, कोलकाता है, अन्य बहुत सारे जो दूसरे मेट्रो सिटी है, हैदराबाद वगैरह, उनमें आज वर्तमान समय में वायु प्रदूषण की समस्या जो है बहुत विकराल रूप लेती जा रही है। और इसमें औद्योगिकीकरण के साथ साथ जो सबसे बड़ा क्षेत्र है जो वो हमारा ऑटोमोबाइल्स का है, जो मोटर बाइक है, ऑटोमोबाइल्स हैं, तो उनका जो है वो पर्यावरण को बहुत तेजी से दूषित करते हैं। उसके अंदर जो हमारा होता है जीवाश्म ईंधन, जिसे फॉसिल फ्यूल बोलते हैं हम, डीजल है, पेट्रोल है, इनसे बहुत सारी हानिकारक गैसें निकलती हैं, जैसे लेड ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जिनसे बहुत सारी डिजीज जो है मानव के लिए घातक सिद्ध हो रही हैं। और उनको संरक्षित करने के लिए हमें बहुत सारा कदम उठाने पड़ेंगे कि जो मानव विकास हो रहा है, हम शहरों का विकास कर रहे हैं, इंडस्ट्री का विकास हम कर रहे हैं, उसके साथ साथ पर्यावरण का विकास बहुत ही आवश्यक है। और इसके लिए सरकार को पॉलिसी बनानी चलेगी, लोगों में जाकर जानकारी फैलानी पड़ेगी इसमें, और साथ साथ में ये करना कि जब हम शहरों का विकास कर रहे हैं तो एक निश्चित होना चाहिए कि उसमें विकास के साथ साथ हमारा जल संरक्षण के साथ तो एक नियम बनाना चाहिए कि हर व्यक्ति को एक अपने घर में एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। वो छोटा हो, ये नहीं कि बरगद लगाएं, आप छोटा वृक्ष लगा सकते हैं, कि फलदार वृक्ष लगा सकते हैं। तो एक कंपलसरी होना चाहिए पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए। दूसरा, जो भारतीय जनता है, जिसे प्रजातंत्र कहते हैं, प्रजा है हमारी, वो एक तरीके से नीरस है और किसी व्यवस्था के लिए वो पूरी तरीके से सरकारी तंत्र है उस पर डिपेंडेंट करती है। लेकिन इसमें ये सरकारें तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन जब तक इसमें जन भागीदारी नहीं होगी तब तक जो हमारा वायु प्रदूषण है इसको हम कम करने की ओर कितने भी कदम बढ़ा लें वो सुधार की ओर बहुत कम होंगे। जी, तो अगर बात की जाए, अभी हम बात कर रहे थे वायु प्रदूषण की, हम अपने खुद के शहर की बात करें, जहां एक तरफ हम स्मार्ट सिटी में शामिल हो चुके हैं, बट देखा जाए तो यहाँ पर भी जो प्रदूषण का लेवल है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो इसके पीछे वजह क्या है सर, ये आपसे जानना चाहेंगे। बहुत तेजी से हमारा शहर स्मार्ट सिटी की ओर जा रहे हैं, लेकिन स्मार्ट पर्यावरण की ओर हम लोग नहीं जा रहे हैं। उसमें कदम बढ़ाना है, क्योंकि ना तो हम ऑटोमोबाइल्स को कम कर सकते हैं, तो सरकार द्वारा सीमित इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए, सीमित करनी जानी चाहिए। जो हमारे मार्ग हैं, सड़क मार्ग हैं, रास्ते हैं,
उनको वृक्षों से आच्छादित कर देना चाहिए। जी। जो सरकारी जमीन पड़ी हुई है, जो हमारे आसपास रिवर फ्रंट बन सकते हैं, जी। उनको रिवर फ्रंट के द्वारा जो है डेवलप करना चाहिए। जी। और जितनी भी लैंड्स हैं वहां पर प्लांटेशन, वृक्षारोपण जो है प्रोग्राम, सघन वृक्षारोपण होना चाहिए। जी। और जो पर्यावरण चीजें हैं और जो पुराने इंजन पड़ चुके हैं, जो पुरानी गाड़ियां हैं, उनको रोकना चाहिए, जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन को निकालती हैं। और उसमें जन भागीदारी है, कॉलेज, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय लेवल पे जो बच्चों को इसमें जन भागीदारी के प्रोग्रामों को चलाया जाना चाहिए, उनको इसमें भागीदार बनाना चाहिए, लोगों को जागृत करें। और इसका सबसे काम है कि आप हर कीमत पे वृक्षारोपण को बढ़ाएं, शहर के अंदर और बाहर भी। तो उससे हम जो है कुछ जो हमारा वायु प्रदूषण है उस पर हम अपना कुछ कमांड कर सकते हैं। जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अभी हमने बात की कि किस तरह से वायु प्रदूषण के लिए हम वृक्ष लगा सकते हैं और अपने पर्यावरण को सुरक्षित बना सकते हैं, लेकिन अगर बात करें जल संरक्षण की, जैसे हम जानते हैं कि हमारे जो जल स्तर है शहरों का वो निरंतर गिरता जा रहा है, तो उसको किस तरह से हम रिकवर कर सकते हैं और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं? तो जैसा हम बात करते हैं जी कि जल संरक्षण, तो जल संरक्षण भी हमारा जो है पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण विषय है। भारत देश जो था बहुत ही प्राकृतिक और कल्चर, सांस्कृतिक और विभिन्न संस्कृतियों का देश रहा, चलन का रहा है। जी। पुराने समय में भी जो हमारे गांव और शहर थे, बहुत सारे तालाब हुआ करते थे। जी। जो बरसात के दिनों में तालाबों में पानी भंडारण हो जाता था और उस पानी को वो वर्ष भर यूज करते थे। उसी तरीके से कुछ जो हमारे एग्रीकल्चर, जो कृषि क्षेत्र थे, वहां बड़ी बड़ी झीलें हुआ करती थी, नदियां थी जो जल भंडारण करती थी। कुछ समय के से देख रहे हैं कि हमारे पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, जिसे हम क्लाइमेट चेंज का नाम देते हैं। जी। तो पर्यावरण चेंज और क्लाइमेट चेंज जो है, जो तेजी से भौतिक विकास हो रहा है, विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, तो अपने यहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं, औद्योगिकी उद्योग कर रहे हैं, उनका प्रभाव पड़ रहा है। तो उससे क्या बरसात कम हो रही है। जी। दूसरा जो है कि हमारे जो तालाब हैं, झीलें हैं और जो पानी के दूसरे प्राकृतिक स्रोत हैं, जी। वो संरक्षण के अभाव में अपनी उपयोगिता खोते चले जा रहे हैं। जी। जैसे बहुत सारे जल संरक्षण की हम बात करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र में लिलहौर झील है, जिसको माना जाता है कि महाभारत कालीन झील है। इस पर बहुत सारे यक्ष प्रश्न भी हुए थे। ये मुरादाबाद क्षेत्र और बरेली क्षेत्र के बीच एक बहुत बहुत विकसित और रामनगर सभ्यता हुआ करती थी पहले, जो केंद्र था मगधकालीन देश का, उसमें जैन धर्म का भी रहा है। तो वो झील, लिलहौर झील जो थी, उस मुरादाबाद से निकलने वाली झील को बरेली की रामगंगा से जोड़ती थी। तो अभी बहुत सारे सर्वेक्षण हुए हैं विभिन्न एनजीओ के द्वारा, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। तो देखा गया कि उस झील के जो कनेक्टिविटी थी, झील में जो पानी आता था और पानी वहां से रामगंगा आता था, उन रास्तों का बीच में अवरोध हो गया है। वो अवरोध का कारण है कि कृषि क्षेत्र और बहुत सारे सड़कें बना दी गई हैं। और दूसरा जो है जन भागीदारी, जो जन की वहां से मुंह मोड़ लिया गया, उनका कोई मतलब नहीं रहा। पहले बहुत सारे मेले लगाए जाते थे, बहुत सारे उत्सव मनाए जाते थे, वो सब चीजें खत्म होती चली जा रही हैं। और गांव और शहर, जिसे कहते हैं विलेज एरिया और अर्बन एरिया के लोग जो हैं, बहुत तेजी से भौतिक की ओर जा रहे हैं। उनका प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण पर कोई ध्यान नहीं है। तो उसका तरीका एक ही है कि उनको सरकारी स्तर पर, एनजीओ स्तर पर जन भागीदारी सुनिश्चित की जाए, उनके चीजों को संरक्षित किया जाए और लोगों को बताया जाए कि इन चीजों को संरक्षित करने से जल स्तर जो हमारा तेजी से बढ़ जाएगा। अगर हम संरक्षित नहीं कर रहे हैं तो अभी तो हमने बोतल्स में पानी शुरू किया है, कुछ समय के बाद जो अगला विश्व युद्ध होगा वो जल के लिए होगा, ये निश्चित है। जल है तो कल है, जल नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। और अगर बात करें, आप एक खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और शिक्षण संस्थानों की क्या भूमिका होती है लोगों को जागरूक बनाने के लिए, खासतौर पर बच्चों की अगर बात करें, जो युवा हैं वो पढ़ते हैं, शिक्षा लेते हैं, और युवा ही कहते हैं किसी भी देश का भविष्य होते हैं। तो किस तरह से एक शिक्षण संस्थान को बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए पर्यावरण के प्रति जागरूक करने में? तो बच्चे जो है अपने मैसेजेस को अपने परिवार तक ले जा सकते हैं, अपने आसपास बता सकते हैं, और बच्चे ही कल का भविष्य हैं। तो अगर हम उन्हें बताएं कि कल का भविष्य आपका तभी होगा जब जल होगा, उसकी उपयोगिता, वो जल कहाँ से आता है, उसको संरक्षित कैसे कर सकते हैं, किसको उपयोग कैसे कर सकते हैं, तो इसमें कॉलेज है, विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों को बच्चों को प्रोजेक्ट्स दिए जाएं, उनके अध्ययन के लिए, शोध कार्य के उनको प्रोत्साहित किया जाए, और बहुत सारे प्रोग्राम उनको थ्रू, जो विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, इनको थ्रू लोगों के बीच जाकर बहुत सारी चीजें
जन भागीदारी प्रोग्राम कर सकते हैं जी विभिन्न मीडिया संस्थानों के द्वारा, महाविद्यालयों के द्वारा, और उनसे भागीदारी कर सकते हैं। जैसे देखा जाए कि शहर की जो नदियां निकलती हैं वहां पर पूरा जो नदी जल तंत्र समाप्त हो गया है। जी तो सबसे पहला काम किया जाए कि शहरों से जो सीवेज वाटर निकलता, गंदा पानी निकलता है, उसे नदियों में बहाने से पूर्ण प्रतिबंधित कर देना चाहिए। जी उसके लिए प्रॉपर हमें जो वाटर ट्रीटमेंट है वो प्लांट लगा देने चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि जो हमारा जल है उसे, जो पीने का जल है उसे जो गैर जरूरी काम उनमें खत्म नहीं करना चाहिए। जैसे मेट्रो सिटी में देखते हैं कि जो पीने वाला जल है लोग टिल्लू पंप लगा के गाड़ियां धुल रहे हैं, उसको नहीं धुलना चाहिए। जी हमें जो घर में डोमेस्टिक वाटर है उसको स्टॉक करके हमें रिसाइकिल करके गाड़ी वगैरह धुलना है, फर्श धुलना है, उसमें यूज करना चाहिए, क्योंकि उस पानी को हम पीने में अपना उपयोग कर लेंगे तो हमारा पानी संरक्षित हो जाएगा। दूसरा, बरसात में जो लोग हैं, लोगों को घरों में वाटर हार्वेस्टिंग एक शब्द होता है, घरों में जल संरक्षण करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ, हम बहुत लकी है कि हमारे यहाँ बरसात, ठंड, गर्मी मौसम होते हैं, तो प्रकृति ने हमें सब कुछ दे रखा है। तो हमें वर्षा के जो जल होता है उसको संरक्षित करने की ओर लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। शहरी क्षेत्र हो चाहे हमारे गांव के क्षेत्र हो, तो उससे भी जल स्तर को ऊपर उठाने में हमें बहुत सारी मदद मिल सकती है। जी सर, अगर हम बात करें पर्यावरण में जो परिवर्तन निरंतर आ रहे हैं, हम देख ही रहे हैं, वो प्रदूषण के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, लेकिन इसका सीधा सीधा जो इफेक्ट पड़ता है वो मानव जाति और जो जीव जंतु हैं सभी पे पड़ता है। और हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारी जो जीव जंतु हैं वो विलुप्ति की कगार पर भी आ चुके हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमने बताया था, जनसंख्या बढ़ी थी तो हमने प्राकृतिक संशोधनों का दोहन किया। जैसे हम देखते हैं हमारे आसपास टाइगर रिजर्व बनाए गए, जी नेशनल पार्क बनाए गए, जिस दुधवा नेशनल पार्क है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, इसी तरह बहुत सारे सरकार ने संरक्षित किए हैं। लेकिन वो दिनों दिन हमने आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, जैसे कि हमें घरों की लकड़ी चाहिए है, वो सुकड़ते चले जा रहे हैं और बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। देखो, वन्य जीव हम देखते हैं कि वो गांव में घुस जा रहे हैं, शहरों में घुस जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो उनका एरिया था, जो उनका नेचुरल प्राकृतिक बास था उनका, उसको डिस्टर्बेंसेस करा जा रहा है। वहां से बहुत सारी सड़कें जा रही हैं, न्यूसेंस फैल रहा, तो वहां से निकल के आ रहे हैं। दूसरा, उनका प्राकृतिक आवास जो था, जब वो समाप्त हो जाता है तो वो पब्लिक के बीच नहीं रह सकते हैं और धीरे धीरे वो सुकड़ते चले जा रहे हैं। जैसे कि हम अपना बहुत बड़ा देख सकते हैं कि हमारे यहाँ बलचर यानी गिद्ध हुआ करते थे बहुत समय पहले, तो वो गिद्ध जो थे वो धीरे धीरे विलुप्त हो गए, इस क्षेत्र से विलुप्त हो गए, बहुत कम मारे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण जो चेंज है, परिवर्तन है, उसका एक कारण है। हमारे यहाँ धीरे धीरे हमने आईटी के क्षेत्र में बहुत सारी क्रांति की है, जिसे क्रांति कहते हैं, बहुत सारा विकास किया है। तो उसमें बहुत सारी वेव्स निकलती हैं। वेव्स जो करती हैं वो कहीं ना कहीं बर्ड्स के लिए खतरनाक होती हैं। तो अगर हम शहरी क्षेत्र में देखें तो शहरी क्षेत्रों से लगभग चिड़ियां जो हैं गायब हो चुकी हैं, देखने को नहीं मिलती हैं। तो उसका मेन कारण है कि जो वेव्स निकलते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, रेडियो एक्टिव किरणें हैं, वो बर्ड्स के, जो चिड़िया, उनके ब्रेन को डैमेज कर देती हैं, जिनसे उनकी याददाश्त खत्म हो जाती है, वो अपने आवास पर नहीं पहुंच पाती हैं। यही कारण है कि बहुत तेजी से चिड़ियों की और दूसरे जीव जंतुओं की तेजी से जो प्रजातियां वो लुप्त होती चली जा रही हैं। तो सबसे पहला काम है कि जो प्रकृति है, उसके आवास है जीव जंतुओं के, उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली जो है हमें संरक्षित करना चाहिए। नहीं, आने वाले समय में पर्यावरण शब्द एक शब्द बन के रह जाएगा और प्रकृति के नाम पे हमारे पास कुछ नहीं होगा। और यही संरक्षण का है कि तेजी से हमें जो प्राकृतिक स्रोत है हमारे, चाहे जल स्रोत हो, चाहे हमारा वन स्रोत हो, ये सभी को, जीव जंतु हो, इनको बहुत तेजी संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ऐसा नहीं कि इनके बिना हम अपना जीवन कर सकते हैं, इनके बिना बहुत सारी प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो जाएंगी। जिससे प्रकृति तंत्र की हम बात करें तो जितना भी हमारा इकोलॉजी जिसे हम कहते हैं, उसमें एक सबका इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कि हम अगर फॉरेस्ट की बात करें, जंगल में जाते हैं तो जंगल में एक टाइगर होता है, टाइगर जिसे कहते हैं, तो टाइगर का एक लगभग 70 किलोमीटर एरिया होता है, 70 किलोमीटर उसकी अपनी टेरिटरी होती है। उसमें कोई दूसरा एनिमल्स अगर आता है तो उसको आ जाती है, शिकार कर सकता है। तो वो एक सिंगल के लिए होती है। जब उसका परिवार बढ़ता है तो उसको और टेरिटरी चाहिए होती है, और उसमें उसके रहने के लिए बहुत सारे हिरण हैं, गाय हैं, बहुत सारे और जानवर का शिकार करता है। लेकिन एक दिन में वो एक ही का शिकार करता है, खाता है, सबका शिकार नहीं करता है। तो अगर टाइगर को हम खत्म कर देंगे तो घास खाने वाले जानवर बढ़ जाएंगे वहां पर, और एक टाइम ऐसा आएगा घास खत्म हो जाएगी और वहां पर घास की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो प्रकृति में वो चाहे जीव जंतु हो, चाहे पक्षी हो, सबका अपना अपना एक हिस्सा है और सबकी एक महत्वपूर्णता। अगर एक खत्म होगा तो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। जैसे चिड़िया की बात हम करते हैं, बहुत सारी बर्ड्स हैं, तो हमारे जो पीपल
प्रजातीय मोरेसी फैमिली के मेंबर्स हैं, उसमें पीपल है, बरगद है, जी, गूलर है, इनमें एक विशेषता पाई जाती है कि जब तक इनके फ्रूट्स को, सीड को बर्ड्स नहीं खाएंगी तब तक ये जर्मिनेट नहीं हो सकते हैं। तो अगर एक बर्ड खत्म हो रही है तो बर्ड नहीं खत्म हो रही है, पूरी की पूरी प्लांट स्पीसीज भी आने वाले समय में लुप्त हो जाएंगी। और अगर प्लांट स्पीसीज लुप्त हो रही है तो बर्ड्स और इंसेक्ट स्पीसीज भी लुप्त हो जाएंगी। तो प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं, चाहे मनुष्य है, चाहे जीव जंतु है, चाहे इंसेक्ट है, चाहे बर्ड्स हैं, वो सब एक दूसरे की कड़ी सब जुड़े हुए हैं। कड़ी अगर कहीं बीच में टूटती है तो हमारे पर्यावरण और मानव जीवन दोनों खतरे में होंगे। जी, जो बैलेंस है प्रकृति का उसको बनाकर रखने की जरूरत है। डॉक्टर राजेश कुमार जी, इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे कि किसान जो होते हैं वो पराली जलाते हैं, उससे जो धुआं उठता है, क्या वो भी पर्यावरण को, जैसा कि हम जानते हैं कि नुकसान तो पहुंचाता है, लेकिन इससे मानव सेहत और पर्यावरण को किस तरह से इफेक्ट पहुंचता है, इसके बारे में आपसे हाँ, तो पराली जलाने से बहुत सारी गैसें निकलती है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, वोलेटाइल गैसेज निकलती हैं, जो मानव में सांस रोग है और बहुत दूसरे पर्यावरण को तेजी से प्रदूषित करती हैं। तो सरकार का भी इसमें बहुत तेजी से काम चल रहा है कि जो किसानों को जागृत किया जा रहा है। सभी किसान पराली नहीं जलाते हैं, किसान उस पराली को बहुत सारा अपने जानवरों में यूज करते हैं। तो अगर हम किसानों को इसमें प्रशिक्षित करें कि जो तुम्हारा जो रेजिड्यू है, जो किसी तुम्हारा अवशेष है, उसको हम बेच सकते हैं, अपना गत्ता फैक्ट्री है, पेपर मिल्स खरीद लेती हैं। अब सरकार ने अभी कुछ समय पहले चलाया है एक पूसा, हमारा इंस्टीट्यूट है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, उसने डिकम्पोजर नाम का एक केमिकल निकाला है, उसको स्प्रे करने से वो सब खत्म हो जा रहा है। तो पराली जलाने में कमी भी आ रही है। तो इसका एक सीधा है कि इस पराली जलाने से किसानों को रोकना पड़ेगा और इसमें उनको पूर्ण तरीके से जो उनके कृषि विज्ञान केंद्र हैं उन पर उनको प्रशिक्षित किया जाए और जन भागीदारी की जाए उनके, और उनको बताया जाए कि इनसे हमारे क्या क्या खुद में हानियां होती हैं। क्योंकि जो पराली जला रहा है तो उससे केवल शहरी या बाकी लोगों को नहीं, किसान भी बहुत सारी चीजों से उनसे प्रभावित होता है और उससे भी कभी कभी जीवन की भी समाप्ति हो जाती है। तो ये बड़ी समस्या है, लेकिन इसको निदान की ओर लोग चल रहे हैं और हमें लगता है कि आने वाले समय में जो पराली जलाने वाली समस्या है वो उससे छुटकारा मिल सकता है, लेकिन उसमें जन भागीदारी और सरकार की योजनाओं की भागीदारी जरूरी है, बहुत जरूरी है। सर, इसके अलावा हमने अभी बात की थी कि हम स्मार्ट सिटी में शामिल हो चुके हैं और निरंतर स्मार्टनेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी देखा जाता है कि स्मार्ट होता है जो इंसान है, वो एसी, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो गैजेट्स होते हैं, सामान होते हैं हमारे घरों में, उसकी तरफ भी हमारा जो रुझान है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और ये हमारे पर्यावरण को काफी हद तक नुकसान पहुंचाते हैं। ये पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है और हमारी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा रहा है जाने अनजाने में। तो हम बताना चाहेंगे जितने एसी है, रेफ्रिजरेटर हैं, इनसे बहुत सारी हानिकारक गैसें निकलती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, नाइट्रेट गैसें निकलती हैं, और परफ्यूम से जो हम यूज करते हैं, जिनसे प्रेशर से चीजें निकलती हैं, उनमें भी बहुत सारी गैसेज यूज होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है। तो जैसा कि हमने पहले कुछ समय पहले देखा था कि जो हमारी जो वातावरण को संरक्षित करने के लिए ओजोन लेयर है वो तेजी से उसका क्षरण हो रहा है। उसका कारण क्या है कि पृथ्वी पर एसी, कूलर, फ्रिज, इनसे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है उनसे सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है जो तेजी से ओजोन लेयर के साथ रिएक्शन करके उनको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती है और वहां पर छेद हो रहा है जिससे अल्ट्रावायलेट रेज़ नीचे आ रही है। एक तो ये पहलू हमारा हो गया। तो लोगों को बताना पड़ेगा कि जो एसी और फ्रिज और कूलर है, यानी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, इनसे थोड़ा सा नियंत्रण किया जाए और इनसे जो सुविधाएं हैं, हमें सबसे बड़ा काम है कि हमने कहा था जैसे कि वृक्ष संरक्षण और वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। जैसे ठंडक के लिए अगर शहरों में और पहले भी होते थे कि हमारे सड़कों के किनारे बाग बगीचे थे, पाकड़, बरगद और जो हमारे अपनी स्वदेशी जातियां थी जो ठंडक प्रदान कर सकती हैं, कि जैसे एक पाकड़ है वो कई एसी के बराबर ठंडक देती है। लेकिन हम एसी लगा रहे हैं तो हमें तो ठंडी हवा मिल रही है, लेकिन जो बाहर वाला एरिया है वो बहुत हीट हो रहा है और बहुत सारी जो हानिकारक गैसें निकल रही हैं जो हमें तो नहीं लेकिन हमारे पड़ोसियों को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न कर रही हैं। तो उसके लिए एक ही संदेश है, लोगों को प्राकृतिक जो सुविधाएं हैं, प्राकृतिक जो संसाधन है, उन पे डिपेंडेंसी रहना चाहिए। बहुत ज्यादा हमें जो अपना कृत्रिम संसाधन उन पर थोड़ा अपनी जो निर्भरता है कम करनी चाहिए। जी सर, तो प्रकृति के साथ मिलकर, प्रकृति से जुड़कर हमें अपने जीवन को जीना चाहिए, तभी हम अपने पर्यावरण को संरक्षित कर पाएंगे। तो डॉक्टर राजेश कुमार जी, आज आप आए और पर्यावरण का महत्व, इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने इतने महत्वपूर्ण विचार हमारे दर्शकों के साथ साझा किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।